नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना संसद होगा, लेकिन आज जो है हम संसद पर चर्चा नहीं करेंगे। संसद पर चर्चा करने से पूर्व हम एक संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो है अपना संसद टॉपिक हम शुरू करेंगे। ये जो संविधान संशोधन है ये L1 और L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही लेवल के बच्चे इसे बड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। सबसे पहले इस संविधान संशोधन पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रश्न समझ में आया? राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ए ऑप्शन में दिया उसने 12, बी में दिया 14, सी में 2 और डी में 10। ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। प्रश्न था राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है जी। अधिकतर लोग जो है वो इसमें से आंसर करेंगे बी। क्या करेंगे? बी। कैसे करेंगे? राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य, टोटल हो गए 14। ठीक है जी। लेकिन ये आंसर गलत है। और क्यों गलत है? उसी के विषय में जो है वो हम संविधान संशोधन जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज की क्लास जो है वो शुरू की गई है, इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 12। ठीक है जी। राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है जी। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो भारतीय मनोनीत किए जाते थे उनका मनोनयन जो है वो क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुए उसी पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात करने वाले हैं 104वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक जी। 104वां संविधान संशोधन आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। बात की जाए कि ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था, तो यह है 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक जी। संविधान संशोधन पूछा जाता है 104वां संविधान संशोधन, और यदि विधेयक पूछा जाता है तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। संविधान संशोधन और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है जी। तो विधेयक किसे कहते हैं? कानून का जो प्रस्तावित स्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। मान के चलो संसद में किसी भी प्रकार का कोई विधेयक पेश किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया किसी कानून को बनाने से संबंधित। अभी वो कानून बना नहीं है, बल्कि वो कानून का क्या है? एक प्रस्तावित स्वरूप है। और जो कानून का प्रस्तावित स्वरूप होता है वही क्या कहलाता है?
विधेयक कहलाता है। तो ये संविधान संशोधन कब बनता है? जब ये राज्यसभा से पारित हो जाता है, जब ये लोकसभा से पारित हो जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो तब यह क्या बन जाता है? संविधान संशोधन। ठीक है जी, दोनों में अंतर समझ में आया? अब बात कर ले, अब तक जो है वह है संविधान के अंतर्गत यहां पर 126 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं। ठीक है जी, और इनमें से कानून का रूप कितने विधेयकों ने धारण किया है? 104 विधेयकों ने कानून का रूप धारण किया है। ठीक जी, ये बात सबकी समझ में आई। नेक्स्ट आगे अब हम बात करेंगे कि ये जो 104वां संविधान संशोधन था, इसकी मूल विषय वस्तु क्या थी, किससे संबंधित था ये? तो इसकी जो मूल विषय वस्तु थी वो थी आरक्षण। क्या थी जी? आरक्षण। यदि 104वें संविधान संशोधन की विषय वस्तु पूछी जाती है या कहा जाए कि यह किससे संबंधित था, तो ये आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट आगे बात करें, अपना जो संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आरक्षण प्रदान किया गया है। कौन कौन सा है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला जो आरक्षण है वह है शैक्षणिक। कौन सा है? शैक्षणिक आरक्षण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में आरक्षण। और तीसरा आरक्षण का जो प्रकार है वह है राजनीतिक आरक्षण। ठीक है जी, तो संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आरक्षणों का प्रावधान किया गया है, शैक्षणिक, सरकारी नौकरी में और राजनीतिक। ठीक है जी, शैक्षणिक और सरकारी नौकरी में आरक्षण को हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो उनके अंतर्गत ये दोनों ही आरक्षण आ चुके हैं। बात करें शैक्षणिक आरक्षण की, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत किया गया। ठीक है जी, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किया गया है, जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में ये बता चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो अनुच्छेद 15(4) था, इसमें ये उल्लेखित किया गया था कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2 ही आधार थे उस समय पर, शैक्षणिक और सामाजिक। ठीक है जी, आप सबको याद होगा जब हमने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको एक अनुच्छेद और बताया था, अनुच्छेद 15(6). ठीक है जी, ये अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और इसमें आर्थिक आधार पर, किस पर? आर्थिक आधार पर क्या किया था? सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाया गया था। तो बात की जाए वर्तमान समय में जो है वो संविधान के अंतर्गत कितने आधारों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? 3 आधारों पर। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग। से यही कंडीशन यहां पर थी। सरकारी नौकरी में आरक्षण था अनुच्छेद 16(4). ठीक है जी, और अनुच्छेद
16(6) के अंतर्गत इसे भी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसके माध्यम से आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है जी। अब तीसरा प्रकार है राजनीतिक आरक्षण। ठीक है जी। इस राजनीतिक आरक्षण के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और आज हम उन सभी अनुच्छेदों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 330, फिर इसके बाद अनुच्छेद 331, इसके बाद अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 334। ये 5 अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत राजनीतिक आरक्षण का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। एक एक करके हम इन 5 अनुच्छेदों के प्रावधानों को भी जान लेते हैं, क्या क्या प्रावधान थे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। तो इसे आगे अब देखते हैं। देखिए जी, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 में क्या उल्लेखित किया गया है? इसमें उल्लेखित है कि एससी व एसटी को लोकसभा में आरक्षण। तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है वो एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक जी। इसके बाद अगला आता है अपना अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 331 में उल्लेखित है कि लोकसभा में 2 अंगला भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। ठीक है जी। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में 2 अंगला भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहां पर एक चीज और सुन लेना। ठीक है जी। राष्ट्रपति 2 अंगला भारतीयों को लोकसभा में तभी मनोनीत करेगा जब लोकसभा में अंगला भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। कहने का मतलब हुआ कि यदि स्वतः ही अंगला भारतीय निर्वाचित होकर लोकसभा में आ जाते हैं तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अंगला भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। यानी कि इनका मनोनयन तभी होगा या उसी परिस्थिति में किया जा सकता है जब लोकसभा में अंगला भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक जी। राष्ट्रपति जी जो है लोकसभा में 2 अंगला भारतीय मनोनीत करते हैं, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगला अपना अनुच्छेद है 332। अनुच्छेद 332 में क्या उल्लेखित किया गया है? एससी व एसटी को विधान सभा में आरक्षण।
SC व ST को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट अगला आता है अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 333 में उल्लेखित किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो, यदि आवश्यक हो तो विधान सभा में राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ला भारतीय मनोनीत किया जाएगा। ठीक जी। तो अनुच्छेद 333 क्या उल्लेखित करता है? यदि आवश्यक हो तो विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ला भारतीय मनोनीत किया जाएगा। ठीक है जी। यानी कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो विधानसभा में यदि आंग्ला भारतीयों का, तब मनोनीत होगा, और राज्य में पर्याप्त मात्रा में आंग्ला भारतीयों की जनसंख्या होना आवश्यक है। ठीक है जी। तो ये 4 अनुच्छेद हुए। यहां पर एक चीज और याद रखना, जैसे यहां पर उल्लेखित है SC व ST को लोकसभा में आरक्षण है अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत SC व ST को विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन राज्यसभा व जो अपनी राज्यसभा होती है, राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। ठीक है जी। ना तो राज्यसभा में है और ना ही विधान परिषद में। इन दोनों में SC ST को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। तो ये 4 अनुच्छेद हुए। अब बात कर लेते हैं हम 5वें और अंतिम अनुच्छेद का। ठीक है जी। और यही अपना सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है जी। अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 ये वह अनुच्छेद है जिसमें संशोधन किया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले बात करें इस अनुच्छेद 334 में उल्लेखित क्या है। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 334 में उल्लेखित किया गया है कि अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 में प्रदान किए गए राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 334 में उल्लेखित किया गया है कि अनुच्छेद 330, 331, 332 व 333 में प्रदान किए गए राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी। यानी कि ये जो आरक्षण प्रदान किया गया था इसे प्रारंभ में केवल 10 वर्ष के लिए प्रदान किया गया। ठीक है जी। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि यह केवल 10 वर्ष के लिए प्रदान किया गया था, तो यह कब तक मान्य हुआ? 25 जनवरी 1960। ठीक है जी। तो 25 जनवरी 1960 तक, ठीक है जी, ये प्रारंभ में केवल 10 वर्ष के लिए इसके प्रावधान क्या किए गए थे? लागू किए गए। ठीक है जी। इसके बाद से हर बार 10 वर्ष बाद इसमें संशोधन किया जाता है और इसे अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है जी। यानी कि प्रारंभ में 10 से 20 किया गया, फिर 20 से कितना हुआ? 30, 30 से कितना किया गया? 40, 40 से कितना किया गया? 50, 50 से कितना किया गया?
60 से कितना किया गया 70। ठीक है जी। तो ये जो 60 से 70 किया गया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार की 2009 में संविधान संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन का 195वां संविधान संशोधन कौन सा था? 95वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से ये कब किया गया था? 2009 में। ठीक है जी। तो ये जो आरक्षण था इसे 25 जनवरी 2020 तक क्या किया गया था? 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। कब से कब तक? 60 से 70 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम 104वां संविधान संशोधन। तो देखिए, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन करना आवश्यक था और उसका कारण क्या था? क्योंकि अनुच्छेद 330, 31, 32 और 33 के प्रावधानों को आगे लागू रखने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य था और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा जो था वो 104वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है जी। तो इस 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? एससी व एसटी के आरक्षण को लोकसभा व विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है जी। 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो आरक्षण था एससी व एसटी को लोकसभा व विधानसभा में इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कब तक मान्य होगा? ये 25 जनवरी 2030 तक। ठीक है जी। इसे 70 से 80 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी। लेकिन यहां पर जो है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो बात कौन सी है वो भी सुन लेते हैं। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 331। ठीक है जी। और एक अनुच्छेद पर हमने चर्चा की थी, अनुच्छेद 333। ठीक है जी। क्योंकि लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 330 के तहत। विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? 332 के तहत। ठीक है जी। अनुच्छेद 331 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति जी जो है वो लोकसभा में 2 अंगला भारतीयों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। और अनुच्छेद 333 में प्रावधान था कि राज्यपाल विधानसभा में 1 अंगला भारतीयों को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। तो ये दोनों अनुच्छेदों के प्रावधान जो थे वह 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिए गए। ठीक है जी। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 334 में जो राजनीतिक आरक्षण था, ठीक है जी, उसे एससी व एसटी के लिए क्या रखा गया है? आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन मनोनीत के लिए जो आरक्षण था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 331 व अनुच्छेद 333 में था, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी। इसके विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें कि अंगला भारतीय कौन लोग होते हैं। ठीक है जी। और इनको किस प्रकार से आरक्षण प्रदान किया गया। तो देखिए, अंगला भारतीय, ठीक है जी,
1911 की जनगणना में पहली बार अंगला भारतीयों की जनगणना क्या है, प्रारंभ की गई थी। ठीक है जी, जब हम उपनिवेश थे किसके, ब्रिटेन के, तो उस समय पर 1911 की जनगणना के दौरान पहली बार अंगला भारतीयों की जनगणना की गई। ठीक है जी, उसके बाद हमारी संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और संविधान सभा में एक सदस्य थे, नाम था जिनका फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य थे और ये एक अंगला भारतीय थे, यानी कि अंगला भारतीयों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, फ्रैंक एंथनी था। ठीक है जी, इनके विषय में दो चीजें याद रखना, ये एकमात्र ऐसे अंगला भारतीय हैं जिनका सर्वाधिक बार लोकसभा में मनोनयन किया गया, यानी कि सर्वाधिक बार ये लोकसभा में मनोनीत किए गए हैं। लगभग 8 बार जो है वो फ्रैंक एंथनी, ठीक है जी, अंगला भारतीय के कोटे से लोकसभा में क्या हुए, मनोनीत हुए। ठीक है जी, और ये जो फ्रैंक एंथनी है, इन्हीं के ऊपर भारत सरकार ने 2003 में डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट क्या किया था, जारी किया। ठीक थी, तो ये जो फ्रैंक एंथनी थे, इन्होंने जो था वो संविधान सभा में अंगला भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया और इनको आरक्षण दिलाने की जो पहल थी वह संविधान सभा में किनके द्वारा की गई, फ्रैंक एंथनी के द्वारा। ठीक है जी, इसी के आधार पर संविधान का एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 366(2). अनुच्छेद 366(2) के अंतर्गत अंगला भारतीयों को परिभाषित किया गया था। कौन होंगे अंगला भारतीय, इसकी परिभाषा जो थी वो है अनुच्छेद 366(2) में उल्लेखित की गई। तो आगे पर चर्चा करें हम कि अनुच्छेद 366(2) में क्या उल्लेखित किया गया था अंगला भारतीयों के विषय में। ठीक है जी, अंगला भारतीय जो है वो मिश्रित रक्त समूह से होंगे। कहां से होंगे, मिश्रित रक्त समूह। अब बात करिए मिश्रित रक्त समूह का क्या मतलब है, तो सुनिए। हमारे भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है जी, और जिनमें से आप सबको याद है कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश भी रहे थे। बहुत सारी कंपनी आई, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए। ठीक है जी, और ये लोग यहाँ पर आकर के बस गए और बसने के बाद में इन्होंने भारतीयों के साथ क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वह सभी संतानें क्या कहलाई, मिश्रित रक्त समूह। ठीक है जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी यूरोपीय थे जो यहां पर आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, उन्होंने भारतीयों के साथ क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उनसे उत्पन्न जो संतानें थी वह संतानें क्या कहलाती हैं, अंगला भारतीय, और इन्हीं को कहते हैं मिश्रित रक्त समूह। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है। ठीक है जी, जो यूरोपीय थे इनमें से केवल पुरुष होना चाहिए, महिला नहीं। ठीक है जी, क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। यानी कि किसी यूरोपीय पुरुष ने यदि भारतीय महिला से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं और इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी वह संतान कहलाएगी मिश्रित रक्त समूह, और इसी को कहा जाता है अंगला भारतीय। ठीक है जी, यूरोपीय जो व्यक्ति होगा वह केवल पुरुष होना चाहिए, महिला नहीं। बात समझ गए जी। तो किसी यूरोपीय पुरुष के द्वारा या फिर कह सकते हैं जो मिश्रित
रक्त समूह का व्यक्ति है उसका पिता, दादा या फिर परदादा, यह कहां से होना चाहिए? यह यूरोपीय होना चाहिए। और इनकी माता कौन होनी चाहिए? इनकी माता होनी चाहिए भारतीय महिला। वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? अगला भारतीय कहलाएगा। बात समझ में आई? चलो, तो ये जो 104वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से अंगला भारतीयों को जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया था, वो आरक्षण अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक जी, जिसका उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अनुच्छेदों में बताया था। अनुच्छेद 331 में अंगला भारतीय मनोनीत किए जाते थे, कहां पर? लोकसभा में 2। ठीक है जी। और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक अंगला भारतीय को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। ठीक है जी। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति के द्वारा संसद में केवल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ना कि 14, क्योंकि जो लोकसभा में 2 अंगला भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है जी। L1 और L2 दोनों के लिए टॉपिक है, और दोनों में अक्सर ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अब जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा? 12 होगा, ना कि 14, क्योंकि अंगला भारतीयों के मनोनयन को जो है वो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब समाप्त कर दिया गया। ठीक जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक जो है 104वां संविधान संशोधन है बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम अब अपनी संसद टॉपिक को शुरू करेंगे। और ये जो संसद टॉपिक है ये L1 और L2 दोनों के लिए, तो यहां से जो है ये टॉपिक भी ऐसा है जिसको L1 वाले भी थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि उनके लिए भी यहां से प्रश्न निकल सकता है। ठीक है जी। तो कल जो है हम चर्चा करेंगे संसद पर। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।